गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग बिहार बोर्ड के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज हम लोग सबसे पहले बी ब्लॉक एलिमेंट्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। आज हम लोग टॉपिक समझेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 कि हम लोग H2SO4 को कैसे प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है कांटेक्ट प्रोसेस। इसको हम स्टार्ट करते हैं। बाय contact process, by contact process। by contact process। अब कांटेक्ट प्रोसेस में हम लोग को कुछ स्टेप्स पढ़ना है। जैसे नंबर 1, स्टेप 1 कन्वर्शन ऑफ सल्फर इनटू सल्फर डाइऑक्साइड और प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय रोस्टिंग। बाय रोस्टिंग इस स्टेप में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करें, सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर करें। तो फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1 कन्वर्शन ऑफ सल्फर इनटू सल्फर डाइऑक्साइड और प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय रोस्टिंग प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस से हम लोग बना सकें। S+O2 gives out SO2 और ZnS plus O2 gives out ZnO plus SO2। ZnO plus SO2। तो फर्स्ट प्रोसेस है सल्फर का ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ। सेकेंड प्रोसेस में मेटल सल्फाइड को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर में सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उसको ट्रीट कराया गया, तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन हुआ। यानी कि स्टेप 1 में हमको क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए या तो बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन किए या दूसरा रोस्टिंग कर दिए। तो रोस्टिंग हो गया, ये वाला हमारा सल्फर सल्फाइड हो गया। दूसरा है सल्फाइड वाला हो गया रोस्टिंग, या पीवी
BeSa या कोई भी सल्फाइड और लेंगे, उसका रोस्टिंग करेंगे तो एक प्रोडक्ट हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेप 2, conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टेप 2 है। शायद आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करें। SO2 plus O2 gives out SO3 माइनस हीट लिखिए। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। SO2 भी गैसियस नेचर का, O2 भी गैसियस नेचर का, और प्रोडक्ट जो बन रहा है SO3 वो भी गैसियस नेचर का। तो हम लोग को इसमें करना क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है। द मैक्सिमम yield of SO3 is determined by Lee-Chatelier equation। SO2 और O2 मिल करके SO3 बना रहा है। SO2 और O2 मिल करके बना रहा है SO3। तो ये जो है SO2 और O2 दोनों गैसियस नेचर का है। तो इसमें हम लोगों को कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन तो करना ही है, लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे रिएक्शन तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होगा। यानी कि ये रिएक्शन जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट यूज किया जाता है। कैटलिस्ट जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। सब रिएक्शन में एक ही तरह का कैटलिस्ट यूज नहीं करते, कोई रिएक्शन में अलग अलग तरह का कैटलिस्ट यूज किया जाता है। यानी कि ये रिएक्शन जो है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। द कन्वर्शन ऑफ SO2 into SO3 कह सकते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये भी नाम दे सकते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मैक्सिमम हीट। अब इसी स्टेप के कारण, सेकेंड स्टेप के कारण इस प्रोसेस का नाम आ गया कांटेक्ट प्रोसेस। क्योंकि SO2 O2 B2 जो भी है यही कांटेक्ट में है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम कांटेक्ट प्रोसेस। यानी कि सेकेंड स्टेप के कारण ही इस पूरे स्टेप को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 को कांटेक्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। नंबर 1 फैक्टर्स जो है। अब इसमें क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है घट रहा है। नंबर ऑफ मोल्स जो प्रोडक्ट साइड का है वह रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कम है। द रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम होगा तो यह रिएक्शन जो होगा हाई प्रेशर पर होगा। हाई हाई प्रेशर। सेकेंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो माइनस हीट है। ठीक, तो एक्सोथर्मिक के लिए अब हम लोग नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो जब
एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो यह रिएक्शन कम टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर पर। लेकिन लो टेम्परेचर एक सुटेबल टर्म नहीं होता है, इसलिए हम लोग जनरली लो टेम्परेचर की जगह पर ऑप्टिमम टेम्परेचर का यूज करते हैं। थर्ड, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, both substance reacting species, both reacting species are gaseous in nature, therefore a suitable catalyst V2O5 is used in this process। V2O5 vanadium pentaoxide, ये कैटलिस्ट है V2O5 कैटलिस्ट। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आखिर हमको SO3 का मैक्सिमम अमाउंट कैसे बनाना है, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना है। The maximum yield of SO3 is determined by Lee-Chatelier principle। Lee-Chatelier principle के बाद the effect of pressure, effect of temperature, effect of catalyst। सेकेंड, शायद सब बच्चे को समझ में आ रहा होगा, ऐसा हमें अनुमान है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। जैसे कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, 2 बार 3 बार उसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। यूपी के एक सीएम हैं योगी जी, तो कहते हैं कि सबको कितना भाषा आ रहा है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अपराधी को जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में हम समझाते हैं। यानी कि उनको सब भाषा आ नहीं रहा है, लेकिन कहते हैं कि जिस भाषा में समझना चाहे उसको हम समझा देंगे। यानी कि टीचर भी कोशिश करता है कि जिस भाषा में बच्चे को समझ में आ जाए उसको समझा दें। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट स्टेप में SO2, पहला बना SO2, फिर बना SO3, अब क्या करना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जब करेंगे तो कैसे करेंगे, तो SO3 प्लस H2O gives out H2SO4। ये प्रोसेस है। SO3 का ऑब्जर्वेशन हुआ तो बन गया H2SO4, लेकिन ये सुटेबल मेथड नहीं है, एक्सप्लोसिव हो जाता है। मतलब कि ये रिएक्शन जो होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है, बनने के लिए H2SO4 बन जाएगा इससे, लेकिन इस प्रोसेस में, कांटेक्ट प्रोसेस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारा ओलियम बनता है। अब ओलियम कैसे बनेगा, SO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, 2 to 4 drops, 2 to 4 drops, 2 to 4 drops ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। इससे मिलकर के हम बना दिए H2H2O7। इसको हम लोग पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जिसे दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं ओलियम। जब ओलियम को डाइल्यूट किया जाता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर से, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर से डाइल्यूट किया जाता है तो H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन, H2SO। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तैयार हो गया H2SO4। तो सबसे पहले हम लोग आज H2SO4 कांटेक्ट प्रोसेस के बारे में पढ़े कि H2SO4 को कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं।
तो इसमें एक चीज है कि कांटेक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाना है और H2SO4 ऑलरेडी हमारे पास 2 से 4 गुण होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो कांटेक्ट प्रोसेस से H2SO4 नहीं बना सकते। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, विट्रियोल से बनाते हैं, विट्रियोल को हीट करते हैं तब पर ही बन जाता है। इसे हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। अब रहा कि हमारा H2SO4 के प्रिपरेशन में कितने सारे स्टेप्स हैं, तो 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सल्फर को या सल्फाइड को सल्फर के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट करा देंगे। इस प्रोसेस में स्मॉल अमाउंट में SO3 का भी प्रोडक्शन होता है। लेकिन जब हम लोग किसी भी सल्फाइड ओर का रोस्टिंग कराते हैं तो रोस्टिंग कराने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में उसी सल्फर डाइऑक्साइड को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में V2O5 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइएगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड जो सेकेंड स्टेप में बना उसी में हम लोग को ली-चैटलियर प्रिंसिपल का यूज करना है। ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या करता है कि किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम यील्ड और मिनिमम यील्ड जो भी हमारा बन रहा है वह डिपेंड किस पर करता है, तो कुछ फैक्टर्स है जैसे है प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि 3 फैक्टर, नंबर वन फैक्टर क्या है? प्रेशर, रिएक्शन हाई प्रेशर पर होना चाहिए। दूसरा क्या फैक्टर है? लो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तीसरा V2O5। ये जितना हम लोग टॉपिक पढ़े इसमें हमारा इंपॉर्टेंट यही के नीचे और इसी सेकेंड स्टेप के कारण ही तो इसका नाम दिया गया है कांटेक्ट प्रोसेस। फिर हम लोग SO3 थर्ड स्टेप में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है तो SO3 का H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो बन जाएगा H2H2O7। और जब H2H2O7 बना, SO3 का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? H2H2O7। अब यह इंटरमीडिएट है तो क्या हम SO3 पर वाटर डायरेक्ट डाल करके H2SO4 नहीं बना सकते? बनेगा, ठीक, लेकिन वह मेथड ऑफ डिस्टिलेशन में यूज नहीं किया जाता है। SO3 के साथ 2 से 4 बूंद H2SO4 डालेंगे और 2 से 4 बूंद H2SO4 डालने के बाद हमारा वाटर के द्वारा फिर उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं। यानी कि when SO3 is treated with 2 to 4 drops of concentrate H2SO4 then oleum is formed and when oleum is diluted then H2SO4 is formed। अब इस H2SO4 को जरूरत के अनुसार हम लोग यूज करते हैं H2SO4। अब H2SO4 का प्रॉपर्टीज, H2SO4 का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है? सबसे पहले इसका हम लोग केमिकल टेस्ट पढ़ते हैं, केमिकल टेस्ट ऑफ सल्फेट, केमिकल टेस्ट ऑफ सल्फेट। सल्फेट का केमिकल टेस्ट कैसे होता है? केमिकल टेस्ट ऑफ सल्फेट, सल्फेट का केमिकल टेस्ट कैसे होता है? तो जब कोई भी सल्फेट रेडिकल हो, कोई भी सल्फेट रेडिकल हो, यदि उसको बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करा दे, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारा सल्फेट है SO4-2 जो कि आ रहा है हमारा Na2SO4 से, Na2SO4 से। तो एक तो हमारा हो गया सोडियम सल्फेट और दूसरा हो गया क्लोराइड। ये पार्ट हमारा है Cl- और Ba+। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये जो दोनों पार्ट आ रहा है यह बेरियम क्लोराइड का पार्ट है, यानी कि सल्फेट में हमने डाल दिया बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड है तो इसका आयंस जो है SO4-2 के साथ मिल करके BaSO4 बना देगा। ये जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो टेस्ट करने के लिए कैसे करते हैं? तो हम लोग कोई भी सल्फेट लेंगे, उसको वाटर में डाल देंगे तो वह सोल्यूबल होगा,
बेरियम क्लोराइड का भी सॉल्यूशन बनाए, दोनों को फिर आपस में मिक्स करा देंगे तो बेरियम सल्फेट जो होता है वह कंटेनर में नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन जाएगा। और साथ में यदि हमने Na2SO4 लिया है तो Na+ और Cl- मिल करके NaCl बनेगा। यह NaCl कंटेनर में, जिस कंटेनर में हुआ वो प्रेसिपिटेट के ठीक ऊपर साफ सुथरा दिखाई देता है सॉल्यूशन के फॉर्म में, यानी कि एक्वस फॉर्म में दिखाई देगा। यह एक्सपेरिमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन व्हाइट प्रेसिपिटेट कुछ देर के बाद बनेगा, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ही सल्फेट के प्रेजेंस का इंडिकेशन है। जब कोई भी सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ मिलेगा तो उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। स्टार्ट करें। एसिडिक प्रॉपर्टीज H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करता है। H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करता है, तो यह कैसे हम लोग इसको स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके पहले समझेंगे। H2SO4 HOH डबल बॉन्ड OH, जब इसमें किसी एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट, किसी भी हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट मेटल द्वारा कर दिया गया, मेटल द्वारा किया गया। एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मेटल के द्वारा कर दिया गया, तो यहीं पर ऐसे हम छोड़ देते हैं। यहां पर एटम जो है मोनोवैलेंट लिए हैं, यानी जिसकी वैलेंसी 1 है, तो HOH डबल बॉन्ड OM। हमने कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया? एक हाइड्रोजन को, लेकिन पूरे इस स्पीशीज में एक हाइड्रोजन बच गया, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एसिड सॉल्ट। दूसरा है, इसमें से दोनों हाइड्रोजन हट गया और उसके जगह पर मेटल आ गया। दो हाइड्रोजन हटा और उसके जगह पर मेटल आ गया, लेकिन दो मेटल आएगा तो ये भी मोनोवैलेंट है। दो हाइड्रोजन हटाने के बाद यदि हमको डाइवैलेंट लिखना होगा तो एक ही बार लिखना होगा, जैसे मैग्नीशियम है, यहां से इसको हटा दिए, तब आ गया क्या? OH डबल बॉन्ड O M। तो ये जो बना हुआ नॉर्मल सल्फेट बना, और ये जो बना वह एसिड सॉल्ट बना, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो तो करता है, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी के साथ कंडीशन ये है कि ये दो तरह का सॉल्ट बनाता है, एक नॉर्मल सॉल्ट बनाता है और एक एसिड सॉल्ट। एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से जब बनेगा तो इसे एसिड सॉल्ट, दो हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से जब बनेगा तो इसको नॉर्मल सल्फेट। नेक्स्ट, अब इस H2SO4 को वाटर में डाल दिया गया। H2SO4 को वाटर में डाल दिया गया, तो वाटर में डालने के बाद हमारा बना HSO4 माइनस एक्वस प्लस H3O प्लस एक्वस। H2SO4 प्लस वाटर, रिवर्सिबल का साइन है HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस तक के एक फर्स्ट टाइम, पहली बार जब एसिड एसोसिएट किया तो यहां पर H3O प्लस HSO4 माइनस। फिर शॉर्ट जो हमारा H2SO4 है लेफ्ट साइड में उसको लिखेंगे H2SO4। ये हमारा क्या हो गया? स्टेप 1 सीरीज में जब रिएक्शन हुआ तो पहली बार हाइड्रोजन हटा, दूसरी बार HSO4 माइनस
प्लस वाटर, रिवर्सिबल का साइन, और हमारा बन गया SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2 इक्वल्स प्लस H3O प्लस। अब ये हमारा हो गया Ka2 इक्वल टू SO4 माइनस 2 इक्वल्स SO4 माइनस 2 इक्वल्स H3O प्लस डिवाइडेड बाई HSO4 माइनस H2। दो वैल्यू हो गया। इसमें सबसे पहले एक वैल्यू हुआ Ka1, दूसरा हुआ Ka2। फर्स्ट टाइम डिसोसिएशन हुआ तो Ka1 और सेकेंड टाइम हुआ तो Ka2। तो इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटली ये देखे हैं कि Ka1 ग्रेटर देन Ka2, Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। इट मीन्स in step 1 the larger extent of H2SO4 converted into HSO4 minus, इसलिए Ka1 का वैल्यू हमेशा Ka2 से ग्रेटर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी मतलब होता है वाटर को रिमूव करना। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब हो गया वाटर को रिमूव करना। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी मतलब हुआ कि हमको वाटर रिमूव करना है, यानी कि कहीं भी H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 का 2 से 4 बूंद भी डाल देंगे तो वहां से वाटर को रिमूव कर देता है। बर्निंग कैपेसिटी नहीं होती, उसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेटिंग कैपेसिटी। जैसे हम लोग लिख रहे हैं कंपाउंड C12H22O11 केन शुगर है या शुगर केन पढ़ते हैं, इस पर कंसंट्रेट H2SO4 डाल देंगे। C12H22O11 पर कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे तो जब ही कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे तो कार्बन ब्लैक प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहां पर कार्बन ब्लैक बनेगा, कार्बन ब्लैक। यहां से बढ़ना थर्ड प्रॉपर्टी, इसके और सारे एग्जांपल हो सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी H2SO4 acts as a role of a strong oxidizing agent. H2SO4 acts as a role of a strong oxidizing agent. अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने का दो तरीका है। जैसे H2SO4 इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इक्वल टू +6, यह इसका मैक्सिमम वैल्यू। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जब किसी के साथ यह रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू सेंट्रल एटम सल्फर का हमेशा डिक्रीज करेगा। तो इस बेसिस पर इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। दूसरा ये कि H2SO4 हैज टेंडेंसी टू प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। द H2SO4 गिव्स आउट H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट H2SO4 gives out H2O plus SO2 plus नेसेंट ऑक्सीजन। अब यही रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे कि रिएक्शन विथ कार्बन कर दें,
रिएक्शन विद कार्बन या नॉन मेटल के साथ, रिएक्शन विद कार्बन कर देते हैं, रिएक्शन विद कार्बन। तो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देना, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देना, और कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के बाद CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो C प्लस 2O गिव्स आउट CO। तो ओवरऑल जब रिएक्शन लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं, C प्लस 2H2SO4 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O प्लस SO2। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, 2H2 है, 2H2 हो जाएगा और एक 2SO बैलेंस हो। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं H2SO4 का, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके बारे में अभी हम पढ़ते हुए लेक्चर दे रहे हैं। फोर्थ यहाँ पर लो वोलाटाइल टू हाई वोलाटाइल, लो वोलाटाइल टू हाई वोलाटाइल। इसके पास कैपेसिटी होती है, H2SO4 के पास कैपेसिटी है, यदि यह लो वोलाटाइल सब्सटेंस के साथ मिल जाएगा तो उसको हाई वोलाटाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो लो वोलाटाइल मतलब हो गया हमारा आयनिक कंपाउंड और यह हाई वोलाटाइल मतलब कोवैलेंट कंपाउंड। तो लो वोलाटाइल टू हाई वोलाटाइल, तो हम लोग यदि मेटल का फ्लोराइड लिए हैं कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, और इसमें H2SO4 डाल देते हैं, कंसंट्रेट H2SO4। तो H2SO4 डालने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा HF और दूसरा बन जाएगा CaSO4, HF और CaSO4। तो ये कंपाउंड हमारा बन गया HF और CaSO4। ये जो है लो वोलेटाइल है और ये हमारा HF जो है वो हाई वोलेटाइल। तो लो वोलेटाइल को हाई वोलेटाइल में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, H2SO4 के प्रिपरेशन से रिलेटेड आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से हमारा MCQ भी मैच कर जाता है। तो हम सबसे पहले H2SO4 से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ आ रहा है उसको एक बार बता दें। जैसे H2SO4 का प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, तो इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ सकता है। तो सबसे पहले H2SO4 इज ए डाई बेसिक एसिड। पहला है हमारा H2SO4 क्या है, H2SO4 इज ए डाई बेसिक एसिड, यानी कि बेसिसिटी इसका 2 है। यदि डाई बेसिक नहीं है पूछेगा व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H2SO4, तो इसका जवाब देना है डाई बेसिक या बेसिसिटी इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 इज, तो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, इसके बारे में बताना है। तो H2SO4 इज ए एसिड। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन कि H2SO4 खुद क्या होता है, तो इसके साथ वाटर रहता है, तो फिर इसको डिहाइड्रेट कराना है। तो H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट H2SO4 को डिहाइड्रेट करना है तब क्या करेंगे, तो H2SO4 को डिहाइड्रेट करने के लिए P2O5 का यूज करते हैं। P2O5 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4 को जब सुखाना होगा तो हम लोग को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसका यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ का, ये सब क्वेश्चन हम बता रहे हैं MCQ के लिए। H2SO4 का प्रिपरेशन किस मेथड से करते हैं, तो H2SO4 का प्रिपरेशन कांटेक्ट प्रोसेस से करते हैं, या कांटेक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर होने वाले कंपाउंड का नाम बताएं तो हो जाता है कांटेक्ट प्रोसेस। अब कांटेक्ट प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनता है वो किस प्रिंसिपल से डिसाइड किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इस
इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव बोल भी दिए हैं, तो केवल सुनना जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड पर ही सब कुछ लिख देंगे। ध्यान से सुनिएगा तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि H2SO4 का यूज कहाँ कहाँ है। तो H2SO4 का यूज बहुत सारे सब्सटेंस को प्रिपेयर करने में भी होता है और इसका यूज पिकलिंग में होता है। एक प्रोसेस है पिकलिंग, बिहार बोर्ड में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम लोग नाम ही नहीं सुनते। पिकलिंग प्रोसेस, पिकलिंग में क्या होता है, तो यदि किसी भी सब्सटेंस पर डस्ट वगैरह हो गया, रस्ट हो गया, तो इसको खत्म करने के लिए H2SO4 का यूज किया जाता है मेटलर्जिकल ऑपरेशन में। तो इसका नाम देते हैं हम लोग पिकलिंग, पिकलिंग ऑफ आयरन। तो H2SO4 का यूज पिकलिंग में किया जाता है। थर्ड हमारा है, नेक्स्ट हमारा है कि H2SO4 से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन बनता है। H2SO4 के प्रिपरेशन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन बनता है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन बनता है, तो H2SO4 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से ही आगे बढ़ता है। यदि हम SO3 का वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तब पर भी H2SO4 बन सकता था, लेकिन H2O7 एक इंटरमीडिएट है जिसको डाइल्यूट करके 96 to 98% H2SO4 बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कि पूछेगा कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट H2H2O7, ऐसे इसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन बिहार बोर्ड में पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से नहीं पूछता है कि ओलियम, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओलियम, तो H2H2O7। पहले पूछ सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओलियम, तो H2H2O7। दूसरे तरह से इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच आर यूज्ड इन ए कांटेक्ट प्रोसेस, तब पर भी जवाब देना है ओलियम। अगला हमारा है लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी, बैटरी जो होता है वह प्राइमरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी है। लेकिन जो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर वगैरह में यूज कर रहे हैं, बस गाड़ी में जो कुछ भी यूज किया जाता है वह लीड स्टोरेज बैटरी होता है। यानी कि उसमें बैटरी को रिचार्ज किया जाता है, बार बार उसको रिचार्ज कर दिया जाता है। तो रिचार्जिंग वाला बैटरी लीड स्टोरेज बैटरी है, उसमें मेन इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 ही रहता है। H2SO4 ये मेन इलेक्ट्रोलाइट है, यही रहता है। लीड स्टोरेज बैटरी का मेन कंपोनेंट है H2SO4। यदि H2SO4 का कंसंट्रेशन 38% या 1.25 से कम हो जाता है तो बैटरी डेड हो जाता है। यानी कि H2SO4 लीड स्टोरेज बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इतना ही हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। फिर से एक बार बोल देते हैं कि H2SO4 के बारे में। तो नंबर 1 पॉइंट, H2SO4 एक एसिड है, यानी कि H2SO4 ये एसिड कैसा एसिड है, तो H2SO4 ये डाइबेसिक एसिड। सेकंड टॉपिक था H2SO4 क्या है, डाइबेसिक एसिड है। थर्ड क्या है कि H2SO4 फॉर्म ए सीरीज ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट और एसिड सॉल्ट। नेक्स्ट क्या है कि H2SO4 खुद डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो फिर भी इसको डिहाइड्रेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो इसको डिहाइड्रेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं P2O5 फास्फोरस पेंटर ऑक्साइड। पिकलिंग है, पिकलिंग प्रोसेस क्या है, आयरन पर रस्ट होगा, इंप्यूरिटीज हो जाएगा, तो उसको हटाने के लिए नेक्स्ट मेटलर्जिकल ऑपरेशन में पिकलिंग किया जाता है, यानी कि H2SO4 डाल करके उसको साफ किया जाता है। नेक्स्ट है कि H2SO4 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि H2SO4 को बनाना है तो ऑलरेडी हमारे पास H2SO4 का 2 से 4 गुण होना चाहिए, क्योंकि थर्ड स्टेप में SO3 और वाटर मिल करके H2SO4 तो बना लेता है, लेकिन वह हाईली एक्सप्लोसिव होता है। तो SO3 और H2O को डायरेक्ट रिएक्शन न करके यदि पूछेगा कि व्हाट हैपेन व्हेन SO3 इज ट्रीटेड विथ वाटर, तो प्रोडक्ट हमारा H2SO4 बनेगा। लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि SO3 के साथ 2 से 4 बूंद H2SO4 मिला करके एक नया इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जिसको कहते हैं ओलियम। और ओलियम का फॉर्मूला है H2H2O7 और H2H2O7 है ओलियम का फॉर्मूला, और इसी ओलियम को फिर डाइल्यूट किया जाता है। इसका यूज कहाँ है, पिकलिंग में हो गया, लीड स्टोरेज बैटरी में होगा, बहुत सारे सब्सटेंस में इसका यूज किया जाता है। यदि हम अल्कोहल पर 2 से 4 बूंद H2SO4 डाल देंगे और उसको 443 केल्विन पर हीट कर देंगे तो अल्कीन बन जाता है।
अल्किन बनाने के मेथड में भी यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में भी यूज किया जाता है, रिफाइनिंग में भी यूज किया जाता है, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस में यूज किया जाता है। तो H2SO4 बिहार बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और उसके बाद इसी में से जो भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जितना हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी में से ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे यदि हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि HF इज ए लिक्विड बट HCl इज ए गैस, तो हो सकता है कि कहीं 70 क्वेश्चन में जो MCQ दिया है उसमें पूछ दे कि HF किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है कि गैस फॉर्म में होता है, या किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी। मतलब कि क्वेश्चन में या तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में या उसके एक्सप्लेनेशन में, उसी में हमारा MCQ का आंसर छिपा हुआ रहता है। इसलिए जो स्टूडेंट शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप ध्यान से पढ़ेगा उसको अलग से MCQ नहीं तैयार करना है। ओके, सेकंड टॉपिक हम लोग सेकंड क्वेश्चन चल रहे हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ये हम लोग चल रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला HNO3 है। HNO3 क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाते हैं, लेकिन इसमें एक लैब प्रोसेस होता है, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो एग्जाम में हम लोग का आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस अब इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं पोस्टवार्ड प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए हम लोग पोस्टवार्ड प्रोसेस का यूज करते हैं। HNO3 का दूसरा नाम एक्वा फोर्टिस भी है, एक्वा फोर्टिस। जैसे हम लोग H2SO4 के बारे में पढ़े तो H2SO4 का नाम होता है किंग ऑफ केमिकल्स, और ये है नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट HNO3 ले और 3 पार्ट HCl ले, कंसंट्रेट HCl। 1 पार्ट HNO3 ले लें और 3 पार्ट कंसंट्रेट HCl ले लेंगे। HNO3 का 1 पार्ट और HCl का 3 पार्ट जब लेंगे तो दोनों को मिला करके एक सब्सटेंस तैयार होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा सॉल्वेंट है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। तो HNO3 के साथ HCl जब आपस में मिल जाता है तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, इसका नाम है एक्वा रेजिया। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्वा रेजिया का फॉर्मूला क्या है, या किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, पोस्टवार्ड प्रोसेस में। तो स्टेप 1 कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। स्टेप 1 में क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं। तब NH3 is treated with oxygen in presence of PTRH catalyst, then nitric oxide is formed।
बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐसे याद कर लेंगे 45 46 इधर 4 5 इधर 4 6 बैलेंस हो गया। यह रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जब कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो मैक्सिमम यील्ड जो है डिटरमाइन किया जाता है, वह यूज किया जाता है किसके द्वारा? तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के द्वारा। तो इसमें ली चैटेलियर प्रिंसिपल के द्वारा भी हम लोग एनो के बारे में पढ़ सकते हैं कि मैक्सिमम यील्ड कैसे होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 2 ऑक्सीडेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ NO कि NO का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रिवर्सिबल है, लेकिन सेकेंड स्टेप में NO के साथ O2 का रिएक्शन हुआ है। तो NO प्लस O2 गिव्स आउट NO2। ये सेकेंड स्टेप हो गया हमारा। फर्स्ट स्टेप था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन Pt और RH कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ तो बना NO और H2। ऑक्सीडेशन ऑफ NO, तो NO का सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा दिए तब हमारा बन गया NO2। नेक्स्ट स्टेप 2 है। अब स्टेप 3 आते हैं। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में क्या करना है हम लोग को कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या एब्जॉर्प्शन, स्टेप 3 लिखते हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किसका एब्जॉर्प्शन? वाटर। तो इस स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे कि when NO2 is treated with water, then HNO3 is formed. HNO3 is formed. In this process, NO is also formed, which is recycled of this process. फिर से हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि जो भी स्टेप 3 में रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग दो कैटेगरी में लिखते हैं, उसको हम लोग दो कैटेगरी में समझते हैं। पहला कैटेगरी हमारा क्या है कि ऐसे हम लोग समझ सकते थे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दूसरा हम लोग समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जब हुआ तो बीच में एक कंपाउंड बन जाता है नाइट्रस एसिड HNO2, जो कि HNO2 खुद क्या होता है? अनस्टेबल होता है, जो कि डिकम्पोज करके बना देता है HNO3 और NO। तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि NO2 plus H2O gives out HNO2 और HNO2 decomposes into HNO3 and NO with a small amount of water। यानी कि नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में ओस्टवार्ड प्रोसेस में 3 स्टेप का यूज करना है। स्टेप 1 में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होगा कि जैसे हम लोग स्टेप तो लिख रहे हैं लेकिन उस स्टेप के बारे में नहीं लिख रहे हैं। आपको बिल्कुल स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब पर भी ठीक है। आप केमिकल रिएक्शन जरूर लिखें। यानी कि जैसे हमको लिखना है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, तो लिखिए कि व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड रोडियम कैटलिस्ट, देन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। मान लेते हैं कि ये आपको याद ही नहीं है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखिए, लेकिन स्टेप जरूर डालिए कि स्टेप 1 में हम कर क्या रहे हैं? तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कर रहे हैं। स्टेप 2 में कर क्या रहे हैं? तो ऑक्सीडेशन ऑफ NO कर रहे हैं। स्टेप 3 में कर क्या रहे हैं? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। HNO3 का बिहार बोर्ड में स्पेशली बता रहे हैं। बिहार बोर्ड में स्पेशली 2 या 3 प्रॉपर्टी पूछता है, ये नहीं पूछता है कि पार्टिकुलर प्रॉपर्टी बताइए। बिहार बोर्ड में
पूछता है कि कोई इसका दो प्रॉपर्टी बताइए, तो ऐसे हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर भी ये दिमाग में नहीं रखना है कि यही प्रॉपर्टी हमको आंसर लिखना है, कोई भी 2 या 3 प्रॉपर्टी लिख देना है। तो HNO3 का प्रॉपर्टी जो होता है, पहला प्रॉपर्टी एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है, एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक बिहेवियर। HNO3 का यह स्ट्रक्चर हो गया, तो इट कंटेन्स वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज ए मोनोबेसिक एसिड। अब जब एसिड हो गया तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा ही, तो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, तो कोई भी रिएक्शन आप कर सकते हैं बेस लेकर के, NaOH प्लस HNO3, एक एसिड है दूसरा बेस है, और दोनों मिल करके हमारा बन गया सॉल्ट, साथ में होगा। अब ऐसे भी लिख सकते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल। दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब HNO3 एक्ट्स एज ए रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करने का 2 मेथड है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से हम लोग निकालते हैं, तो HNO3 ऑक्सीडेशन स्टेट, HNO3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +5। अब नाइट्रोजन का यह ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, यह ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यह मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, कोई भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा ही। तो ये हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब किसी भी सेंट्रल एटम का मैक्सिमम आ रहा है तो वह ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर सकता है। दूसरा, इसके पास खुद नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, इसके पास खुद नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। HNO3 gives out H2O plus NO2 plus nascent ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, तो बैलेंस करके भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं कि नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो जैसे हम लोग लिखेंगे कि P4 plus HNO3, दूसरा S8 plus HNO3, तीसरा I2 plus HNO3, चौथा C plus HNO3। तो 4 डिफरेंट टाइप्स के हम लोग नॉन मेटल लिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 ही लीजिएगा, कोई एक से भी लिख सकते हैं। तो P4 plus HNO3 gives out H3PO4 plus NO2 plus H2O, H2O, S8 plus HNO3 gives out H2SO4 plus NO2 plus H2O, I2 plus HNO3 gives out HiO3 plus NO2 plus H2O, C plus HNO3 gives out CO2 plus H2O plus NO2, यानी कि सभी प्रोसेस में, लेकिन कार्बन के साथ HNO3 में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखा, जब दोनों को मिला देंगे तो एक सब्सटेंस बनता है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल। अब
अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है रिएक्शन विद मेटल के साथ, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में ही हम लोग लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ बात जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या हम लोग चेंज करेंगे इसमें कि रिएक्शन विद मेटल में क्या सभी मेटल के साथ HNO3 का बिहेव सेम है? नहीं, सबके साथ इसका बिहेव अलग अलग है। मेटल के साथ इसका बिहेव अलग है, और उसके बाद HNO3 का खुद का बिहेव अलग है, और टेम्परेचर यानी कि रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे पहला नेचर ऑफ मेटल, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तीसरा टेम्परेचर, नेचर ऑफ। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए कि व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट HNO3 या कॉपर रिएक्ट्स विद HNO3, द कॉपर प्लस HNO3, ये है हमारा कंसंट्रेट कंडीशन। कॉपर प्लस HNO3 मिलकर के हमारा बना दिया CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2, ये बना दिया Cu प्लस HNO3 गिव्स आउट Cu। यदि हम लोग Cu के साथ HNO3 का यूज करें डाइल्यूट कंडीशन में, तो हम लोग पहुंचेंगे कहां? CuNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 टू डिफरेंट टाइप्स। अब यहां पर हम लोग HNO3 का प्रॉपर्टी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस HNO3 के प्रॉपर्टी में जो भी हम लोग HNO3 का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, उसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। कभी कभी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट HNO3, और दूसरा आ जाता है कि कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3। तो यहाँ तक हम लोग HNO3 के बारे में पढ़े। फिर से एक बार समरी कर लेते हैं। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो, आप उसमें थ्योरी लिखिएगा, ये अच्छी बात है कि थ्योरी लिखिए, उसके बारे में एक्सप्लेन किए। लेकिन यदि नहीं भी लिखिएगा तो उसमें आपको रिएक्शन जरूर लिखना है। तो रिएक्शन लिखने के लिए आपको रिएक्शन को लिख करके प्रैक्टिस करना है। जैसे आज हम लॉन्ग क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट पढ़ाए कि हाउ कैन यू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड, लेकिन इसी में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन और ऐड कर दीजिए कि कॉपर के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तब क्या होगा, कॉपर के साथ HNO3। तो पहले ध्यान से समझेंगे, एक बार शुरू से बोल देते हैं। पहला क्या है कि HNO3 का प्रिपरेशन किस प्रोसेस से कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि मैच कराने के लिए भी आ जाए क्वेश्चन कि किस किस प्रोसेस से कौन कौन सा सब्सटेंस बन रहा है। तो यदि हम पढ़ रहे हैं कि HNO3 का प्रिपरेशन, तब HNO3 प्रिपेयर्ड बाय पोस्टवार्ड प्रोसेस, या पोस्टवार्ड प्रोसेस से निम्नलिखित में से किसको बनाया जाता है। तो पहला आंसर हमारा होगा नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ है, तो नाइट्रिक एसिड डिफरेंट पार्ट्स में यूज कर रहे हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट यूज में हम यूज कर रहे हैं कि इसको HNO3 के साथ यदि एक पार्ट HNO3 हो और 3 पार्ट कंसंट्रेट HCl हो, तो यह एक्वा रेजिया बन जाता है, जो कि किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। मेनली यह AU और PT को डिसॉल्व करता है, AU और PT को भी डिसॉल्व करता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग को 3 स्टेप समझना है। सबसे पहले समझना है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया,
NH3 plus O2 gives out NO plus H2O. सेकंड में ऑक्सीडेशन ऑफ NO, the NO plus O2 gives out NO2. थर्ड में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, the NO2 plus H2O gives out HNO3 plus NO plus H2, HNO3 plus NO, और NO जो है वह रिसाइक्ल्ड के प्रोसेस में यूज होगा। सेकेंड कंपाउंड था हमारा ये। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं अमोनिया। अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको कंप्लीट करना है, पी ब्लॉक से और कुछ क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन लॉन्ग बताया जाएगा, 10 में से 3 मैच कर जाएगा। अब ये नहीं है कि 10 में से 6 मैच कर जाएगा, हो सकता है 6 मैच कर जाए, लेकिन आपका 3 क्वेश्चन जितना लिखना है उसी 10 क्वेश्चन में से ही रहेगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अमोनिया। अमोनिया फॉर्मूला हो गया NH की फॉर्मूला होगा। बनाने के लिए जब लार्ज अमाउंट में बनाना है तब उसके लिए हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज करते हैं। इसको हम लोग हैवर्स प्रोसेस, लैब मेथड अलग होता है, हैवर्स प्रोसेस, हैवर्स प्रोसेस। हैवर्स प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हैवर्स प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, लार्ज स्केल में अमोनिया बनाना होगा तो हैवर्स प्रोसेस का यूज करते हैं। इसमें क्या करना है, N2 गैस लेंगे, साथ में H2 गैस, N2 गैस और H2 गैस दोनों को मिला दिए, NH3 गैस का फॉर्मेशन। N2 प्लस H2 गैस मिल करके बना दिया अमोनिया और कुछ हीट निकल गया, हीट निकल गया। तो पूरे प्रोसेस में हम लोग पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस हो गया तो क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं कि व्हेन N2 gas is treated with hydrogen gas, then ammonia is formed. Ammonia is when N2 gas is treated with H2 gas, then ammonia is formed. लेकिन क्या इतना ही हमारा सही है? तो नहीं। अब इसमें हमको लिखना है कुछ कंडीशन लिखना है। क्या कंडीशन लिखना है? यह रिएक्शन रिवर्सिबल है। द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया इज डिटरमाइंड बाई ली चैटेलियर प्रिंसिपल। मैक्सिमम अमाउंट का अमोनिया कैसे बनेगा? मैक्सिमम अमाउंट में अमोनिया कैसे बनेगा? इसके लिए हम लोग ली चैटेलियर प्रिंसिपल का यूज करेंगे। ठीक, सबसे पहले इस पूरे रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग नाम डालते हैं इफेक्ट ऑफ, पहला इफेक्ट डालते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर गया। तो जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करता है तो रिएक्शन हाई प्रेशर पर होता है। हाई प्रेशर पर यानी कि अमोनिया का मैक्सिमम अमाउंट बनेगा तो उसके लिए हाई प्रेशर।
तो हाई प्रेशर में हम लोग यूज कर देते हैं 200 atm, करीब करीब यूज कर देते हैं 200, यानी कि ये रिएक्शन जो होता है 200 से 300 atm पर होता है। कि NH3 के प्रिपरेशन में प्रेशर जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, तो इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर। जनरली इस रिएक्शन के लिए हम लोग 450 डिग्री सेल्सियस से के करीब या 450 या 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज करते हैं। 450 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस। थर्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या रोल है? कैटलिस्ट का क्या रोल है? तो यह N2 भी गैसियस, H2 भी गैसियस, तो इसमें दो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, Fe एंड मोलिब्डेनम। लेकिन आजकल इसी अमोनिया के प्रिपरेशन में Fe और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट का यूज न करके K2O और Al2O3 का यूज किया जा रहा है। K2O एंड Al2O3 इस मिक्सचर का यूज किया जा रहा है ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश हो। Fe और मोलिब्डेनम, तो Fe कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम प्रोमोटर है, रिएक्शन को प्रमोट कर देता है। तो अमोनिया बनाने के लिए सबसे सुटेबल मेथड जो है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है वह क्या है? हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस इसमें अमोनिया बनाने में क्या किया जाता है? तो एक साइड से नाइट्रोजन गैस पास कराया जाता है, एक साइड से हाइड्रोजन गैस। ऐसा ऑपरेटर्स रहता है, ऐसा कंटेनर रहता है, इसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस पास कराया गया, बन गया क्या? अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस जो बना वो ज्यादा अमाउंट में कैसे बनेगा? तो ज्यादा अमाउंट में बनाने के लिए हम लोग को कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। तो इस पूरे प्रोसेस में लीच एटलियर प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो हाई प्रेशर 200 atm के करीब, मॉडरेट टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे Fe और मोलिब्डेनम का यूज करते हैं। ओके, ये हमारा हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आते हैं तो इसका प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अमोनिया का प्रॉपर्टी कैसे लिखें? प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया का प्रॉपर्टी। तो जब किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी लिखते हैं तो हम लोग उसके सबसे पहले नेचर को लिखना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर 1 बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। अमोनिया बेसिक होता है, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। पूछेगा कि अमोनिया बेसिक होता है तो क्यों होता है? तो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर ड्यू टू presence of, due to presence of lone pair, due to presence of lone pair on, due to presence of lone pair on nitrogen atom, due to presence of lone pair on nitrogen atom. When it reacts with any acid, then salt is formed. The NH3 plus HCl, HCl gives out NH4, but it is weakly basic nature, weakly basic in nature, weakly basic मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। वाटर के साथ मिला देंगे तो ये तो पहले बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन
डिसोसिएट करके फिर चला जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस। यह वीकली बेसिक है, बेस है लेकिन वीकली बेसिक है। दूसरा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे करता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे करता है? The due to presence of lone pair, due to presence of lone pair, it behaves as a due to presence of lone pair, it behaves as a ligands की तरह बिहेव करता है। तो लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। when Cu+2 aqueous and ammonia, रिएक्शन करा दिए Cu+2 को अमोनिया के साथ, तो एक कंपाउंड बनेगा Cu NH3 प्लस 2 डीप ब्लू कलर का कंपाउंड, डीप ब्लू कलर कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने की भी क्षमता रखता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने की क्षमता रखता है अमोनिया। उसके बाद रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन, अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। व्हेन, अब इसमें दो पार्ट लिखते हैं। व्हेन अमोनिया इज एक्सिस, व्हेन अमोनिया इज एक्सिस, जब अमोनिया एक्सिस होगा तब कैसे रिएक्शन होगा? तो व्हेन अमोनिया इज एक्सिस NH3 प्लस Cl2 gives out NH4Cl प्लस NH4Cl प्लस, यानी कि पहले बन जाएगा क्या? अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनिया एक्सिस से, दूसरा व्हेन क्लोरीन इज एक्सिस, व्हेन क्लोरीन इज एक्सिस, क्लोरीन एक्सिस होगा NH3 प्लस Cl2 gives out NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस है एक्सप्लोसिव नेचर का है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। फोर्थ कंबशन या कंबस्टिबिलिटी भी लिखते हैं, कंबशन लिख रहे हैं कि अमोनिया का कंबशन होगा क्या। तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे तो ओस्टवार्ड प्रोसेस में इसका यूज किए थे। तो व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन देन नाइट्रिक ऑक्साइड, देन नाइट्रिक ऑक्साइड इज हॉट इन कंबशन, अमोनिया को सफिशिएंट अमाउंट में। और एक क्वेश्चन रहता है जो कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉपर्टी से हट करके है कि कोई भी अमोनियम का कंपाउंड जब बेस से रिएक्शन करता है ना, अमोनियम ग्रुप बेस से रिएक्शन करता है तो वह हमेशा अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। कोई भी अमोनियम ग्रुप बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वह फॉर्मेशन करता है अमोनिया। अब रहा कि इस पूरे प्रोसेस में हम लोग क्या यूज किए हैं कि हाउ कैन प्रिपेयर अमोनिया। तो अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए आपके पास दो सब्सटेंस होना चाहिए, एक नाइट्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन। ये इंडस्ट्री में किया जाता है, वैसा ऑपरेटर्स रहता है जिसमें प्रेशर को कंट्रोल करने वाला रहता है, टेम्परेचर भी रहता है कंट्रोल कि कितना प्रेशर कितना टेम्परेचर रखा जाएगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करके डायरेक्ट एक ही बार में अमोनिया बनाते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है,
इसके लिए प्रेशर का भी जरूरत है, तो हाई प्रेशर पर होता है। हाई प्रेशर यानी कि प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होता है, करीब करीब 200 एटीएम से 400 एटीएम तक होता है, और ये पूरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो फिर भी इसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर 450 डिग्री से। लो टेम्परेचर तो नहीं कर सकते इसको, या एक तरह से हाई टेम्परेचर ही है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। थर्ड क्या है कि जब एपी के साथ एपी और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट होगा, तो एपी और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट मिल करके हमारा इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रोडक्शन जो होगा वह ज़्यादा होगा, और आजकल इसी अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए K2 और H2O3 का मिक्सचर तैयार किया जाता है, जो कि जिस रिएक्शन में हमेशा हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अटेन करता है। तो ये हमारा हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को बार बार यही बताया जा रहा है कि आप कोई भी स्पेशल प्रॉपर्टी न पढ़ें, कोई भी 2 या 3 प्रॉपर्टी पढ़ें। जैसे NH3 का नेचर क्या है, तो लोन पेयर नाइट्रोजन पर है, इसलिए यह बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर का है तो उसका एक एग्जाम्पल पढ़ लें। उसके बाद कोई रिएक्शन पढ़ लें कि NH3Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, या NH3 के साथ कंडीशन है कि यदि एक्वस कॉपर के साथ दोनों का एक्वस पार्ट कॉपर प्लस 2 भी एक्वस और NH3 भी एक्वस दोनों मिलता है, तो एक डीप ब्लू कलर का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेट्रा एमीन कॉपर 2 आयंस। ओके, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं पी ब्लॉक का, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लासेज में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें बिहार बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आना श्योर है। इसमें हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि 8 to 10 मार्क्स सिलेबस के अनुसार तो 7 मार्क्स है, लेकिन 8 to 10 मार्क्स, शायद 7 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आना ही है। ये सब फिक्स है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं आ सकता है। तो नेक्स्ट क्लासेज में जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 8 to 10 मार्क्स, एक भी मार्क्स कम ना हो, जितना आ रहा है उतना हम क्वेश्चन का बढ़िया से जवाब दे सकें। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।